हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि बिहार के बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आप 2023 में बिहार का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हो जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उस कॉमन एंट्रेंस के बारे में सभी डिटेल्स को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट हैं कि अगर आपको सपोज बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है अपने स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको एग्जाम देना है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, ठीक है, कब इसका एग्जाम होने वाला है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी है, ये सब चीजें जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, साथ ही कुछ ऐसे डाउट भी हो सकते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, पेपर हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, किस लैंग्वेज में होगा, और साथ ही साथ जो एज लिमिट है वो क्या है कि कितने एज के कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी आपके ऐसे डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स पर हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो आपके सभी डाउट्स कंप्लीटली जो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस उन्होंने वीडियो का थंबनेल देखा और फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपने नीचे कमेंट सेक्शन में। तो एटलीस्ट आप एक बार पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है उस वीडियो में, अगर वो कवर नहीं होता, तब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो 2023 में जो है बिहार की तरफ से जो भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो ये जो एग्जाम होता है ये आपका होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसे हम BCECE बोलते हैं। ठीक है, तो BCECE जो है ये आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए, और ये हर साल होता है। तो इस साल भी 2023 में होने वाला है। तो अगर आपको इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, फिर आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि आपको जो है फिर कितना स्कोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे, जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो जाएगा तो वो कैसे भरना होगा उस पर मैं वीडियो जो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो तो चैनल को जो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी स्क्रीन पर जो मतलब खोल रखा है वो विवरण पुस्तिका, ये आपका प्रोस्पेक्टस है 2022 का। तो इसी के थ्रू जो है हम लोग 2023 के लिए सभी डिटेल्स को चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग नीचे चलते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल कौन है। ठीक है, तो देखो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए वो सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिसने अपना क्लास 12th जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ किया है। ठीक है, अगर आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट थे तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। बाकी BCECE जो एंट्रेंस एग्जाम है ये और भी कोर्सेज के लिए होता है, लेकिन इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग को ही करने वाले हैं। बाकी जो इसमें फार्मेसी है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, और BMLT है, पैरामेडिकल कोर्सेज भी है, तो उसके लिए जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स के ऊपर रहेगा। तो ये चीज आपको समझ आ गई कि वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसने अपना क्लास 12th अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कर लिया है, या फिर 2023 में उनका क्लास 12th पूरा होने वाला है। मतलब जो आपका रिजल्ट है, मतलब अभी जो है आपने एग्जाम नहीं दिए हैं अपने फाइनल 12th के, आप अभी एग्जाम दोगे मार्च, अप्रैल, मई, जब भी आपके एग्जाम होंगे, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो 2023 में आ जाएगा। ठीक है, तो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसने किया है सिर्फ वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसी एंट्रेंस एग्जाम की बात नहीं है, अगर आप कोई भी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो वहां पर आपका क्राइटेरिया यही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर चलते हैं नीचे, जिसमें हम सभी चीजें अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स कर सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न है। पहले हम लोग देख लेते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो ये यहाँ पर जो है 2022 के इन्होंने शेड्यूल मेंशन किया है, जिसमें ये लिखा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 17 मई 2022 है। ठीक है, और इससे पहले भी जो है मई में ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ है। तो 2023 में भी आप ये मानकर चलो, जब आपका नीट का एग्जाम खत्म हो जाएगा 7 मई को, उसके बाद आपका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। कुछ चैनल्स पर मैंने देखा जाकर, उन्होंने अपने थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि BCECE के जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरें इस तरीके के। तो
अब क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सुन के जो है डर जाते हैं कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो गया, हमसे मिस ना हो जाए कहीं कहीं ऐसा तो नहीं, और फिर वो लिंक ढूंढने लगते हैं वेबसाइट पे कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल होगा। ठीक है, तो ऐसे जो चैनल्स हैं तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मतलब उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, कि प्लीज आप स्टूडेंट्स को ऐसे मिसगाइड ना करें। ठीक है ना। तो अभी जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है, मई में जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। क्लियर है। तो आपको जो है अपने हिसाब से मतलब अलर्ट रहना है कि मई में जो है आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस टाइम पे आप चाहें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं जो कि bcece.gov.in है। उस पर जाके आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं, 2-3 दिन में एक बार जैसे आपने चेक कर लिया। अदरवाइज अगर आप मेरे चैनल पर बने रहोगे तो मैं आपको जो इससे रिलेटेड अपडेट्स देता रहूंगा। ठीक है। उसके बाद जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट इन्होंने 6 जून लिखी है, तो लगभग ये मान सकते हो आप कि आपको जो है 20 से 25 दिन का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। क्लियर है। और उसके बाद ये लास्ट डेट वगैरह है, बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर मई में स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एज लिमिट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग नीचे चलते हैं और बाकी जो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जैसे एम्स का एग्जाम हो गया या और भी यूनिवर्सिटीज जो एग्जाम करवाती हैं, यूपी में जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं। और एम्स का तो एग्जाम ऑल ओवर इंडिया कोई भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन एम्स में यह है कि सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उन पर भी जो है मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ऑलरेडी एम्स वगैरह पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो वो भी आप जाकर चैनल पर जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है। अब यहां पर जो है मैं आपको बता देता हूं जो एज लिमिट के बारे में यहां पर इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया, क्योंकि ये सब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उसको ढूंढना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये तो हाँ ठीक है, ये आयु सीमा के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि अभियंत्रण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इन्होंने जो है मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर मेंशन नहीं करी है अपने किसी भी कोर्स के लिए, लेकिन इन्होंने जो है मिनिमम एज लिमिट जो है वो इन्होंने डिसाइड कर रखी है। मतलब जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो आपकी 17 साल होनी चाहिए। 31 दिसंबर को आवेदक की न्यूनतम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है कि जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हो, बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए कि जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हो तो उसकी जो 31 दिसंबर तारीख होती है तब तक आपकी जो है 17 साल उम्र हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर मान लो आप 2023 में एग्जाम दोगे तो 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी मिनिमम जो एज है या जो आपकी कम से कम आयु है वो आपकी 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग ऊपर चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्लियर है। ठीक है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली प्रॉपर तरीके से नहीं दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऊपर है कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे है, इसलिए मेरे को जो है सभी मैं ऑलरेडी एक बार चेकआउट कर चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बीएससी नर्सिंग सिर्फ वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अपना क्लास 12 कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर जो है उन कैंडिडेट्स को फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का ही पेपर देना होगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो भौतिक विज्ञान लिखा है यानी कि आपका फिजिक्स हो गया, फिर रसायन विज्ञान हो गया यानी कि केमिस्ट्री, और उसके बाद गणित आपको नहीं देना, जीव विज्ञान हो गया आपका बायोलॉजी, और कृषि विज्ञान ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अपना क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से किया है। लेकिन कृषि विज्ञान का एग्जाम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को देना है जो एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे हमारा मतलब नहीं है, आपको जो एग्जाम देना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही यहाँ पर देना होगा। ठीक है, और यहां पर नीचे लिखा है उपरोक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान तथा कृषि विज्ञान में से प्रत्येक विषय में 4-4 अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप में रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से एक सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आपके फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा, तो यानी कि 400 का आपका भौतिक विज्ञान हो गया, 400 का आपका रसायन विज्ञान हो गया और 400 का जो है आपका जीव विज्ञान हो गया। तो पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से तीनों से जो है आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 300 क्वेश्चंस हो गए और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 1200 नंबर का आपका टोटल एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और
हर सेक्शन के लिए, ठीक है, मतलब फिजिक्स के सेक्शन के लिए अलग टाइम होगा, केमिस्ट्री के सेक्शन के लिए अलग टाइम होगा और बायोलॉजी के सेक्शन के लिए अलग टाइम होगा। और टाइम जो रहेगा हर पेपर के लिए वो आपका 1.5 घंटा यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि 90 मिनट। तो 90 मिनट में जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स का टाइम इन्होंने जैसे लिखा है, फिजिक्स का पेपर आपका सुबह 9 से 10:30 के बीच होगा। केमिस्ट्री का पेपर जो है वो आपका 11 बजे से लेके 12:30 तक होगा। और उसके बाद बायोलॉजी का जो पेपर है वो शाम को जो 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से समरी रहेगी, यानी कि अगर आप इसका एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होते तो आपको पूरा दिन जो है पेपर देना पड़ेगा। 4.5 घंटे का जो है आपको पेपर यहाँ लिखना पड़ेगा, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपको आधे घंटे का टाइम मिलने वाला है, और उसके बाद जो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जो पेपर है वो आपका इवनिंग में रहता है, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड जो है वो इस तरीके से यहाँ पर फॉलो किया जाता है। आई होप आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग देख लेते हो, मैं यहाँ पर लिखी या नहीं लिखी। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर की यहाँ पर रहती है। देखो लिखा हुआ है उसी के आगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत करते हो तो आपकी -1 यहाँ पर मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर करने पे आपको 4 नंबर मिलेंगे +4, और उसके बाद अगर आप गलत करते हो किसी क्वेश्चन को तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा, यानी कि -1, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सिलेबस की यहीं पर बात कर लेते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस कैसा रहेगा। देखो आप लोग जो है क्या करते हो कि आप इंफॉर्मेशन को थोड़ा गलत तरीके से समझ लेते हो, क्योंकि कहीं जगह पर ये लिखा होता है कि +2 का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। तो +2 या फिर क्लास 12 का सिलेबस, मतलब +2 अगर ऐसा लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस पूछा जाएगा तो आप ये मत समझा करो कि उसमें सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आने वाला है, ठीक है। क्लास 12 के बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस में अपीयर होते हो तो वहां पर 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों ही क्लासेस का यहां पर पूछा जाएगा। मैं आपको सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो भी दिखा देता हूं, उससे भी आपको एक बार कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी पीडीएफ में जो है सिलेबस भी दिया है, तो ये आप देख सकते हो, ये फिजिक्स का सिलेबस है। इसमें पहला चैप्टर जो है वो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है, फिर काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, और ये पता होगा कि ये क्लास 11th का सिलेबस है, ठीक है ना। फिर वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका क्लास 12th स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस यहाँ पर पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट में। आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और जल्दी ही जो है मैं फिजिक्स के लिए कुछ आपके लिए मटेरियल भी लेके आऊंगा, मतलब कुछ रिवीजन सीरीज वगैरह करने का सोच रहा हूं मैं, ठीक है, जिससे आपको अपने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल पाए, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है यहां पर कैटेगरी का रिजर्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में जो है मैं आपको समझा देता हूं। रिजर्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। एससी कैटेगरी के लिए 16% का रिजर्वेशन है, एसटी कैटेगरी के लिए 1% का रिजर्वेशन है, ईबीसी कैटेगरी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18% का रिजर्वेशन रखा गया है, बैकवर्ड क्लासेस यानी कि बीसी के लिए 12% का रिजर्वेशन है, और यहाँ पर जो है रिजर्व्ड कैटेगरी गर्ल्स, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पर 3% का रिजर्वेशन अलग से रखा गया है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है वो यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। बाकी जो 40% सीटें रहेंगी वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पर रहने वाली है टोटल सीट्स में से। अभी हम लोग टोटल सीट्स भी देखने वाले हैं कि कितनी टोटल सीट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है ऊपर, ये आप देख सकते हो 5.2 जो पॉइंट यहां पर दिया गया है, जो आवेदक बिहार राज्य के मूल निवासी हों और जिन्हें बिहार सरकार के वांछित पदाधिकारी से आरक्षण लाभ के लिए उचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो, उनके लिए प्रत्येक संस्थानों की शाखावार सीटों पर नामांकन हेतु बिहार सरकार द्वारा निर्धारित एवं आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने की प्रक्रिया आरंभ करने की तिथि को लागू आरक्षण नीति के अनुसार विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षण निम्नवत है, ठीक है। तो ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, मतलब बिहार का जो है मूल निवास प्रमाण पत्र है, और साथ ही साथ उनका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना है वो बिहार का ही होना चाहिए। अगर आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट सपोज किसी और अदर स्टेट का है तो आपका रिजर्वेशन का फायदा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा और आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यू से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपका जो है सर्टिफिकेट वो आपका बिहार सरकार के द्वारा ही बना होना चाहिए, ठीक है। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उन्हें कोई सर्टिफिकेट की नीड यहां पर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है, और बाकी अगर किसी अदर स्टेट का होगा तो आपको यहां पर लाभ नहीं मिलने वाला है रिजर्वेशन के लिए, क्लियर है। अब यहां पर बात
इस चीज़ की कर लेते हैं कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मेजर डाउट बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये रहता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता दूं कि आपका जो एग्जाम रहेगा वो सिर्फ बिहार में ही रहने वाला है। बिहार के अलग अलग सेंटर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सेंटर्स की लिस्ट आपकी दी गई है, जैसे पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, नालंदा, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, सारण। तो ये सभी जो हैं आपके सेंटर के नाम दिए गए हैं। आप इसमें से देख सकते हो, इनका कोड जो है आप अपना नोट करके रख लो। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा तो वो आपसे तब पूछा जाएगा जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, बाकी बिहार के बाहर जो है यहाँ पर झारखंड में जो है शायद कोई एक आध सेंटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम आपके सेंटर हैं वो आपके यही रहने वाले हैं। ठीक है, झारखंड में हो सकता है कि एक आध सेंटर हो जो कि बिहार के बॉर्डर पे लगता हो, वहां कहीं हो सकता है कि आपको सेंटर देखने को मिल जाए। ठीक है, बाकी जो मैक्सिमम यहाँ पर 95% सेंटर्स हैं वो आपके बिहार के अंदर ही रहने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं वो पेज यहाँ पर निकाल लेता हूँ जिसमें वो वाली इन्फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, तो ये दे रखा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लिखी थी। ठीक है, आवासीय, तो केवल वे ही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के निवासी हैं। और ठीक है, मतलब पहली चीज तो ये कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, यानी कि आप भारत के निवासी हो, वो चीज तो सबके लिए कंपलसरी है। और लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या हो सकता है, पहला ये कि जिनके माता या पिता बिहार के स्थायी निवासी हो, यानी कि जिनके पेरेंट्स जो हैं वो वहां के परमानेंट रेजिडेंट है, मतलब स्थायी निवासी हैं, उनके पास जो उनका डोमिसाइल है। अथवा या फिर जिनके माता पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी है। ठीक है, तो या फिर अगर आपके पेरेंट्स जो है वो रेफ्यूजी है तब भी आप यहां पर जो है एलिजिबल रहोगे। या फिर जो है जिनके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स जो है वो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो उस केस में भी आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो है जिनके माता पिता पुनर्गठन पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है और जिनका पद बिहार या झारखंड राज्य में अभी भी स्थानांतरणीय है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जब बिहार और झारखंड का डिवीजन हुआ था तो उस टाइम पे सपोज आपके पेरेंट्स झारखंड वाले एरिया में आते थे। ठीक है, लेकिन अभी सर्विस उनकी वहीं पर है, झारखंड वाले एरिया में, बिहार में नहीं आई है, तो उस केस में भी आप यहां पर एलिजिबल रहोगे। और नेक्स्ट चीज ये लिखिए कि अगर आपके पेरेंट्स जो है किसी पीएसयू में वर्क करते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्क करते हैं या जॉब करते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है, जो कि बिहार के अंदर है। ठीक है, तो उस केस में भी जो है आप यहां पर एलिजिबल रहोगे। या फिर लास्ट एलिजिबिलिटी दी है कि जिनके माता पिता राष्ट्र संघ के कर्मचारी हैं और तत्काल बिहार में पदस्थापित हैं। तो अभी जो है राष्ट्र संघ के कर्मचारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो एम्प्लॉय हैं और अभी जो उनकी पोस्टिंग है वो बिहार में हो रखी है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल रहोगे अगर आपके पेरेंट्स के साथ ऐसा केस बनता है। ठीक है, तो अब साफ साफ यहां पर यह चीज पता चलती है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? तो ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और उसके बाद जो है बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जो 12th में आपकी परसेंटेज होनी चाहिए वो मिनिमम कितनी रहनी चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो ये बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 10+2 ये देख सकते हो आप 14.4 में जो लिखा हुआ है परीक्षार्थियों हेतु वांछित योग्यताएं या अर्हताएं। ठीक है, तो शैक्षणिक क्या होनी चाहिए वो ये है कि सेकंड वाला जो पॉइंट है, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 10+2 यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में कुल 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता आवश्यक है। ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन चारों सब्जेक्ट को मिला के जो इनका एग्रीगेट परसेंटेज बनना चाहिए या एवरेज परसेंटेज बनना चाहिए वो 45% मिनिमम आपका बनना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम होता है तो फिर आप यहां पर एलिजिबल नहीं रहोगे बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी। साथ में तीसरा पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में चालू सत्र 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसका 2023 में 12th कंप्लीट होने वाला है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी आवासीय यानी कि जो मतलब वही कि कौन सी किस स्टेट का है, ये वाली जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए वही लिखा है कि वह नियम जो 13.5 खा 1 से 5 में उल्लेखित है। ठीक है, तो 13.5 में अभी मैंने आपको बताया था ये वाला है। ठीक है,
तो यही आपका 13.5 है, ये देख सकते हो 13.5 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें 1 से 5 खा वाला जो है, इसमें 1 से 5 तक सेक्शन वही वाले नियम यहाँ पर अप्लाई रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो हमने ये देख लिया। और आयु सीमा आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है कि चिकित्सा धारा में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु सीमा वर्ष की 31 दिसंबर को 17 वर्ष होनी चाहिए। तदनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि, ये जन्म तिथि लिखे, ये 2023 के लिए जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 2023 के लिए जो चेंज होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि 31/12/2004 के बाद का ही होना चाहिए, 4 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2004 के बाद का है तो वो एलिजिबल यहां पर नहीं होगा। लेकिन अगर 31 दिसंबर 2004 या फिर उससे पहले का है किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो वो सभी कैंडिडेट्स बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई है। तो अब हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको पेपर की लैंग्वेज के बारे में बता देता हूं। ठीक है, वैसे पेपर की लैंग्वेज दोनों होती है, हिंदी और इंग्लिश। अभी मेरे लिए शायद वो मुश्किल हो सकता है पॉइंट ढूंढना कि वो पॉइंट कहां पर लिखा था, क्योंकि सभी इन्होंने जो चीजें वो प्रॉपरली तरीके से नहीं लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं जो इसका एग्जाम होता है, अभी मैं यहां पर देख लेता हूं। हाँ ठीक है, तो ये 9.2 पॉइंट आप देख सकते हो, लिखा हुआ है प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में रहेंगे तथा परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर पत्रक OMR आंसर शीट पर निर्देशानुसार देंगे। ठीक है, तो आपको OMR शीट मिलेगी, यानी कि जो आपका पेपर है वो ऑफलाइन मोड में रहेगा, ऑनलाइन आपका पेपर कंप्यूटर पे नहीं होगा। जैसे आजकल का ट्रेंड है, सभी एग्जाम ऑनलाइन करवाए जाते हैं, तो ये जो पेपर है ये आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, OMR शीट के ऊपर होगा। और ये जो एग्जाम आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, तो आप किसी में भी जो है पढ़कर आंसर कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही जो लैंग्वेज है वो आपको पेपर के अंदर मिलेंगी। मतलब एक साइड जो है क्वेश्चन आपके इंग्लिश में लिखे होंगे, दूसरी साइड आपके क्वेश्चन हिंदी में लिखे होंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद मैंने सभी चीजें अच्छे से बता दी हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन एलिजिबल है। 12th में जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश में 45% चाहिए मिनिमम। एज जो है वो आपकी 17 साल होनी चाहिए मिनिमम, 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तब तक आपकी पूरी 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया कि फॉर्म कब निकलेंगे, ये चीज हो गई। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, कितने घंटे का पेपर रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा। ठीक है, एग्जाम डेट की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, वो मैंने आपको नहीं बताया, वो यहीं पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो, प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर मेंशन नहीं की है, लेकिन फिर भी जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के मंथ में यहाँ पर रहेगा। ठीक है, वो मतलब जून में भी हो सकता है, लेकिन आप जो अपनी तैयारी है वो आप जून के अकॉर्डिंग रखिए। अगर जुलाई में होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक जुलाई में ही होता आया है, लेकिन चेंजेस आ भी सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते, जून या फिर जुलाई में ही आपका एग्जाम रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई में ही रहेगा। लेकिन आप जो अपनी तैयारी रख रहे हो वो आप जून के अकॉर्डिंग रखो। आप ये सोच के चलो कि हमारा जो पेपर है वो जून में होने वाला है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छी हो पाए। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको एग्जाम डेट कब होगी, और ये भी बता दिया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो तो किस केस में हो वो भी मैंने आपको बता दिया। या तो आपके पेरेंट्स जो वहां पर सर्विस कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, वहां पर अभी पोस्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, और बाकी रिजर्वेशन में जो है यहाँ पर कुछ और भी क्राइटेरिया थे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है वो 1000 रुपए के आसपास है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है वो लगभग आपकी 1000 रुपए है। बाकी यहाँ पर बता दूं, जो रिजर्वेशन है वो दिव्यांग कैंडिडेट्स को भी मिलेगा, जिनके लिए डिसेबल्ड कोटा यहाँ पर बनाया गया, उनको जो है 5% यहाँ पर सीटें मिलेंगी। हाँ ठीक है, हमने जो है टोटल सीट्स के बारे में भी बात नहीं करी कि नर्सिंग की जो टोटल सीटें वो कितनी है, वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। वो चीज़ हमारी एक छूट गई थी। ठीक है, बाकी इसके बाद अगर कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हो शेड्यूल सी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग की जो सीटें हैं, पहला आपका जो कॉलेज है वो आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज NMCH पटना, फिर उसके बाद है VIMS पावापुरी नालंदा, फिर है आपका JLNMC भागलपुर, फिर है आपका DMCH दरभंगा, और फिर उसके बाद ANMMCH गया। ठीक है, तो ये आपके जो है 5 कॉलेजेस हैं जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स है, और हर एक कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स की जो है 60-60 सीटें यहाँ पर दी गई हैं। और उसके अलावा जो है ये सीट मैट्रिक्स पे आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी % जो सीटें हैं वो यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। तो अनरिजर्व के लिए सभी में 24-24 हैं, SC कैटेगरी में कहीं पर 9 है, किसी में 10 है, ST कैटेगरी के लिए कुछ कॉलेज में 1 है, किसी में 1 भी नहीं है। फिर EBC कैटेगरी हो गया, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, किसी में 11 है, किसी में 10 है। फिर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, फिर उसके बाद
रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स हो गया, फिर आपका ईडब्ल्यूएस कोटा हो गया यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके बाद आपका डिसेबल्ड कोटा हो गया। तो अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर आप जरूर देख लें, तारीफ वगैरह जो है उसमें जो डेट पड़ी है वो आपकी डेट सही है या नहीं, वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए जैसे ये बोला जाता है कि 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी रहती है, और जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रहता है उसकी 1 साल तक वैलिडिटी रहती है। ठीक है, तो वो अपना जरूर चेक कर लें। अगर आपका बहुत पुराना है तो उसको जल्दी से री इश्यू करवा लें, ताकि आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना आ पाए और आप अपने रिजर्वेशन को जो है प्रॉपर तरीके से लाभ ले पाए। ठीक है, तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे, फॉर्म जब शुरू होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फॉर्म कैसे भरना होगा, वो लिंक कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस वेबसाइट पे जाना होगा, सब बता दूंगा मैं आपको। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहे, 11th और 12th का जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते रहे। बस एनसीईआरटी पढ़िए, और काफी जो है एनसीईआरटी पढ़ने से जो है आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़िए और साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी इसमें एक्स्ट्रा कोई भी इतना एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी मैं बीच बीच में अपलोड करता रहूंगा वीडियोस कि आपको जो है किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आसान भाषा में जो है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आती रहेंगी। तो यहाँ पर जो है हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और सभी पॉइंट्स यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे। ठीक है, कि आपकी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इस पर हमने चर्चा कर ली। साथ ही अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल है नहीं, उस पर कर ली। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, उस पर कर ली। हिंदी या इंग्लिश में होगा, उस पर कर ली हमने। ठीक है, टोटल सीट्स यहाँ पर कितनी रहेंगी, रिजर्वेशन कितना रहेगा, इस पर भी हमने अपना डिस्कशन यहाँ कर लिया है। ठीक है, बाकी एग्जाम कब होगा वो भी कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा वो भी हमने कर लिया। साथ ही एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो यहाँ पर कितने रहने वाली है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो सभी मेजर पॉइंट्स जो थे, जो भी आपके डाउट्स हो सकते थे, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आपको इस वीडियो देखने के बाद जो है कोई भी डाउट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, अगर वो एंट्रेंस एग्जाम देने के सोच रहे हैं इस बार, तो आप जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी जो है सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लग पाए। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही मिलेगा। बाकी जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल से रिलेटेड और भी जो एप्लीकेशन फॉर्म आते रहते हैं, उससे रिलेटेड जो मैं वीडियोस यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे साथ बने रहें, मेरे को फॉलो करते रहें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपके काम के लिए ही होती है। ठीक है, बाकी फ्यूचर में से रिलेटेड जब भी अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।